नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। दोस्तों, आपने ओआरओपी का अगर ट्रेंड देखा होगा तो ओआरओपी 1 में जिस तरीके की बढ़ोतरी पेंशनर को मिली, ओआरओपी 2 में वो ग्राफ नीचे चला गया और आपको बता रहा हूं ओआरओपी 3 में उससे भी नीचे चला जाएगा ग्राफ। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इसका कनेक्शन सीधे सीधे तीसरे पे कमीशन के साथ है। जी हां दोस्तों, आगे मैं बकायदा आपको क्लियर डॉक्यूमेंट के आधार पर समझाऊंगा। मेरे हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, राज्यसभा का एक रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के हवाले से आपको समझाऊंगा दोस्तों। और साथ ही साथ दोस्तों, सरकारें कुछ अच्छे फैसले लेती हैं। सरकारों ने कुछ बहुत बढ़िया फैसले पूर्व सैनिकों के लिए, उनके बच्चों की भलाई के लिए लिए हैं, जिनके बारे में आज मैं आपको जानकारी दूंगा। और साथ ही नोशनल इंक्रीमेंट किनको लागू है, किनको नहीं लागू है, माननीय कोर्ट का आदेश दिखा के आपको समझाऊंगा दोस्तों। तो चलिए, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं और भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, तो इनको लेकर के आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरा हमेशा की तरह आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले किन किन पेंशनर्स को लागू है नोशनल इंक्रीमेंट? प्री 2006 को फैमिली पेंशनर्स को लागू है या नहीं है? दोस्तों, कोई भी रिटर्न में रूल नहीं है कि 2006 से पुराने जो पेंशनर्स हैं उनको नोशनल इंक्रीमेंट नहीं दिया जाएगा। इस वजह से प्री 2006 के पेंशनर्स को भी नोशनल इंक्रीमेंट लागू है। अब पहले आपको समझना पड़ेगा आखिर नोशनल इंक्रीमेंट है क्या। आप जिस दिन रिटायर हो रहे हैं, मान लीजिए आप 30 जून को रिटायर हो रहे हैं या तो फिर आप 31 दिसंबर को रिटायर हो रहे हैं। अब माननीय कोर्ट का एक आदेश है, माननीय एएफटी प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली का, उस आदेश में माननीय कोर्ट ने कई सारे बातों को क्लैरिफाई किया है कि किस तरीके से आपको 1 साल का पूरा सर्विस करना जरूरी है नोशनल इंक्रीमेंट को लेने के लिए। तो उस माननीय कोर्ट के आदेश को देखते हैं, उसके बाद समझते हैं कि कैसे नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाता है। चलिए दोस्तों, माननीय एएफटी प्रिंसिपल बेंच न्यू दिल्ली का यह आदेश का कॉपी है, 10 जुलाई 2024 का आदेश है और ये नोशनल इंक्रीमेंट से जुड़ा हुआ आदेश है। माननीय कोर्ट ने कुछ कड़े टिप्पणियां करते हुए, कुछ गाइडलाइन देते हुए नोशनल इंक्रीमेंट को ग्रांट किया है। यहां पर आप अगर देखेंगे दोस्तों, माननीय कोर्ट ने क्लियर किया है कि 30 जून 2022 को ये रिटायर हुए थे, जिस वजह से उनका जो पिछला इंक्रीमेंट उनको लगा था वो लगा था 1 जुलाई 2021 को। अब उनका अगला इंक्रीमेंट 1 जुलाई 2022 को लगना था, यानी कि पूरा 1 साल बाद। अब 30 जून को उनकी रिटायरमेंट हो जाने की वजह से 1 जुलाई 2022 का वो इंक्रीमेंट नहीं ले पाए पेंशनर, तो उनको ये इंक्रीमेंट ग्रांट किया जाता है। ये क्लियरली माननीय कोर्ट ने बोला है। और माननीय कोर्ट ने अपना जो जजमेंट का फाइनल लाइन है वहां पर भी इस बात को क्लियर किया है कि कैसे कंडीशन में आपको नोशनल इंक्रीमेंट लागू नहीं होगा। अब ये जो 10 नंबर का जो पैराग्राफ है, जहां पर माननीय कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है, इवन दो इन ऑल केसेस वी हैव बीन फॉलोइंग एंड पासिंग अफोरसेड ऑर्डर, बट रिसेंटली इट हैज कम टू आवर नोटिस दैट in certain cases applicant have been granted increment and before completing the period of 1 year they are again claiming to subsequent increment as well। ये क्लियर माननीय कोर्ट ने बोला है कि आपको नोशनल इंक्रीमेंट अगर लेना है तो पिछला इंक्रीमेंट के बाद आपका रिटायरमेंट से पहले या रिटायरमेंट होने तक पूरा 1 साल पूरा होना चाहिए। यानी कि आप अगर 30 जून को रिटायर हुए हैं, आप अगर अगले दिन का यानी कि 1 जुलाई का आप इंक्रीमेंट चाहते हैं, तो आपका पिछला इंक्रीमेंट आपको 1 जुलाई को मिला हुआ होना चाहिए, ताकि 1 साल पूरा हो गया हो, तभी आपको नोशनल इंक्रीमेंट लागू है। क्योंकि माननीय कोर्ट ने इसी बात को ऑब्जर्व किया, इस पैराग्राफ में ये बोला गया है, ग्रांट ऑफ बेनिफिट ऑफ नोशनल इंक्रीमेंट एज डायरेक्टेड हियर इन अबव shall be subject to the condition that the applicant has completed 1 full year of service after drawal of their earlier last increment। यानी कि क्लियर कर दिया गया है कि पिछला जो इंक्रीमेंट मिला है उसके बाद अगर पूरा 1 साल खत्म करके 1 दिन की कमी की वजह से पेंशनर रिटायर होते हैं, तब उनको नोशनल इंक्रीमेंट लागू है। तो अभी आप सबने देखा कि पूरा 1 साल करना जरूरी है। और जो फैमिली पेंशनर्स, आज के डेट में तो फैमिली पेंशनर हैं, लेकिन जिस समय में पेंशनर जीवित थे, जो पेंशनर पेंशन लेके आए थे, उनका भी अगर इस तरीके से नोशनल इंक्रीमेंट बनता है तो वो भी माननीय कोर्ट के जरिए नोशनल इंक्रीमेंट हासिल कर सकते हैं। हालांकि नोशनल इंक्रीमेंट अभी तक ऑटोमेटिकली नहीं दिया जाता। माननीय कोर्ट में जो केस कर रहे हैं, जो जीत रहे हैं, केवल उनको ही मिल रहा है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। भारत सरकार ने संसद में 18 महीने के डीएडीआर के एरियर को लेकर रखी अपनी स्पष्टीकरण। जी हां दोस्तों, भारत सरकार ने राज्यसभा में कल 18 महीने का डीएडीआर का एरियर को लेकर के फिर से स्पष्टीकरण रखी है।
जी हाँ, संसद के अंदर भारत सरकार से पूछा गया था कि 18 महीने का डीएडीआर का एरियर देने का आपका क्या इरादा है। ये सामने जो आप सवाल जवाब का ब्यौरा देख पा रहे हैं, जावेद अली खान जी ने 6 अगस्त 2024 को ये सवाल पूछा सरकार से कि 18 महीने का जो डीएडीआर है उसको लेकर सरकार की क्या प्लानिंग है। तो सरकार की तरफ से फाइनेंस के जो स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी हैं, उन्होंने जवाब दिया है कि सवाल ही नहीं पैदा होता, यानी कि 18 महीने का डीएडीआर को सरकार देने के मूड में नहीं है। सरकार ने अब की बार भी संसद के अंदर राज्यसभा में यह स्पष्टीकरण दे दिया है कि जो पैसा बचाया गया था उससे उसको जो है पूरा कोविड के दौरान जो डेवलपमेंट के काम थे उसमें खर्चा कर दिया गया। तो सरकार कहीं ना कहीं बार बार मना कर रही है कि हम 18 महीने का डीएडीआर का एरियर देने में सक्षम नहीं है। तो ये लेटेस्ट स्पष्टीकरण सरकार की तरफ से संसद में दिया गया है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी को। वह पूर्व सैनिकों के निधन पर 10,000 रुपए, बच्चों को 8,000 से 70,000 तक के छूट और स्कॉलरशिप। जी हाँ दोस्तों, कुछ सरकारें पूर्व सैनिकों की भलाई के लिए काम करती हैं। चलिए ये रिपोर्ट पहले देख लेते हैं। अब ये जो खबर आप देख पा रहे हैं दोस्तों, जागरण की तरफ से आई खबर है, बेहद महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, बलिदानी सैनिकों के आश्रितों को मिलेगा 10 लाख रुपए का अनुदान, छात्रवृत्ति राशि में भी वृद्धि होगी। यानी कि जो बलिदानी सैनिक होते हैं, जो अपना न्योछावर कर देते हैं, अपना सर्वोच्च बलिदान देते हैं, उनके लिए अब 10 लाख रुपए का जो है अनुदान राशि दिया जाएगा। और साथ ही साथ पूर्व सैनिक की मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को अंतिम संस्कार के लिए 10,000 रुपए की धनराशि दी जाएगी। दोस्तों ये ADALRS स्कीम के अलावा भी और 10,000 रुपए देने की बात यहाँ पर हुई है। जैसे यहाँ पर देखिए उसी बात को यहाँ पर दोहराया गया और कई सारे जो स्कीम है, जो स्कॉलरशिप है, उनमें पैसे की बढ़ोतरी कर दी गई है। अब देखिए दोस्तों डिटेल्स में यहाँ अगर आप पढ़ना चाहें तो वीडियो को पॉज करके भी आप पढ़ सकते हैं। जो 11वीं या 12वीं कक्षा के लिए बालकों के लिए प्रतिवर्ष 6,000 रुपए व बालिकाओं के लिए 8,000 रुपए, सभी स्नातक कक्षाओं के लिए बालकों के लिए 8,000 रुपए एवं बालिकाओं के लिए 10,000 रुपए देने को स्वीकृति दी गई है। देखिए दोस्तों बड़ी बात है, कई सारे और भी चिकित्सा, इंजीनियरिंग, कानून की शिक्षा वालों के लिए 50,000 रुपए, इस तरीके से जो मुआवजा है, जो पढ़ाई के लिए जो खर्चा है वो देने की बात यहाँ पर कही गई है। यहाँ पर देखिए मेधावी छात्रों को दी जाएगी धनराशि। और मेधावी छात्रों के लिए क्या है दोस्तों, मुख्य सचिव ने कहा है कि मेधावी छात्र अनुदान के अंतर्गत 10वीं में 80% अंक प्राप्त करने वाले बालकों को प्रतिवर्ष 30,000 रुपए, बालिकाओं को 50,000 रुपए, 12वीं कक्षा में 80% अंक प्राप्त करने वाले बच्चों के लिए 40,000 रुपए और बच्चियों के लिए 60,000 रुपए, स्नातक में 70% अंक प्राप्त करने वाले बालकों के लिए 50,000 और प्रतिवर्ष और बालिकाओं के लिए 70,000 रुपए प्रतिवर्ष प्रदान किए जाने का प्रस्ताव पर सहमति दी है। बहुत बड़ी बात है, ये पढ़ाई के लिए, बच्चों के लिए स्कॉलरशिप कहीं ना कहीं एक मोटिवेटिंग फैक्टर होता है दोस्तों। तो आप सबने देखा ये उत्तराखंड सरकार ने लिए हैं ये फैसले, जो कि स्वागत योग्य फैसले हैं। बाकी राज्य सरकारों को भी इन फैसलों से प्रेरित होकर के पूर्व सैनिक, उनके आश्रित और जो डिपेंडेंट बच्चे हैं उनकी भलाई के लिए उस तरीके के स्कॉलरशिप्स जो है लागू करने की जरूरत है। बाकी सरकारों को भी हमारी अपील है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब मैं बात करूंगा OROP 1 के बजाय OROP 2 में बढ़ोतरी कम हुई और OROP 3 में उससे कम होगी। क्या है इसके कारण, इसके बारे में बात करेंगे और आपको कहीं ना कहीं कोश्यारी कमेटी की रिपोर्ट के हवाले से उसका कनेक्शन करके आपको बताऊंगा कि तीसरा पे कमीशन इसका जिम्मेवार है। कैसे जिम्मेवार है दोस्तों, सैनिक पाठशाला में जो भी जानकारी आपको मिलती है डॉक्यूमेंट के बेस्ड पर मिलती है, जस्टिफिकेशन के बेस्ड पर मिलती है। बेशक आगे 2-4 दिन में वो जानकारी और दूसरी जगह से भी आपको मिल जाए, लेकिन पहली बार आपको सैनिक पाठशाला से ही मिलती है। तो इसके बारे में अब मैं आपको समझाऊंगा कि आखिर OROP 1 में अगर अच्छी खासी बढ़ोतरी मिली तो 2 में क्यों कम मिली और 3 में आगे जाके और कम क्यों होगी, इसके बारे में जानेंगे। तो पॉइंट है OROP 2 में, OROP 3 में एवरेज पेंशन क्यों कम निकला और क्या कनेक्शन है थर्ड CPC का और कोश्यारी कमेटी रिपोर्ट का। जी हाँ दोस्तों, इन सब के पीछे कहीं ना कहीं थर्ड पे कमीशन का जो है कनेक्शन है। जी हाँ, ये सामने आप कोश्यारी कमेटी की रिपोर्ट देख पा रहे हैं। इस रिपोर्ट में सबसे पहले तो कमेटी कब गठित की गई थी, कमेटी में कौन कौन सदस्य थे, किस तरीके से कमेटी काम करेगी, किस किस विषय को लेकर के काम करेगी, ये सारी बातें इसमें दी गई हैं। उसके बाद दोस्तों आगे अगर हम बढ़ेंगे तो आगे जाकर के 2.1 नंबर पैराग्राफ को मैं थोड़ा सा आपको जो है ध्यान देने के लिए अनुरोध करता हूं। यहां जो बातें लिखी गई हैं जैसे आप देख पा रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली आफ्टर द थर्ड सेंट्रल पे कमीशन द पेंशन फॉर्मूला एज एप्लीकेबल इन द
civilian pension rules was extended to the armed forces pensioners also through a government administrative order. This ex parte decision has denied one rank one pension to the ex armed forces personnel, which is the cause of all troubles and resettlements amongst them. देखिए दोस्तों, यानी कि जो तीसरे पे कमीशन को सिविलियन और फौजी को बराबर एक तरीके का पे कमीशन शुरू कर दिया गया तीसरे पे कमीशन के बाद, यही समस्या का जड़ है। ये यहां कहा गया बकायदा रिपोर्ट में, और ये रिपोर्ट राज्यसभा में भी सबमिट किया गया है। आगे देखिए, अकॉर्डिंगली द पिटिशनर्स हैव प्रेड दैट the government should accept the long pending demand of ex-servicemen for one rank one pension on priority basis to honor those who defend our motherland, and commitment made by the government from time to time on this issue be honored without any stipulations or conditions। यानी कि दोस्तों यहां ये कहा गया है कि इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए तीसरे पे कमीशन में जिस तरीके से फौज का और सिविल का कंबाइन कर दिया गया, जिस वजह से पूरा घाटा हुआ है, जिस वजह से पूरा समस्या का जड़ पैदा हुआ है, उसको मद्देनजर रखते हुए वन रैंक वन पेंशन को जल्दी से जल्दी लागू किया जाए, क्योंकि ये 2011 का रिपोर्ट है। उस समय में वन रैंक वन पेंशन लागू नहीं था। अब दोस्तों मैं समझाता हूं, ओआरओपी 1 में हमें जो बढ़ोतरी मिली, सबसे पहले ओआरओपी 1 में बढ़ोतरी मिली, वो मिली दोस्तों, वो मिली हमें जुलाई 2014 से। अब समझिए, आप इस क्रोनोलॉजी को समझिए, ये बातें बाद में आपको और जगह से भी समझने को मिलेंगी, लेकिन पहली बार आपको सैनिक पाठशाला से ही मिलेंगी। चलिए आप समझिए, जुलाई 2014 में पहला ओआरओपी हमें मिला, तब तक 7वां पे कमीशन लागू नहीं हुआ था। अब चलिए, जो पेंशन हमारा था वो पेंशन बढ़ गया, जुलाई 2014 में बढ़ गया, और पेंशनर को 2.57 का फॉर्मूला किस पे मिला? जुलाई 2014 के ओआरओपी में बढ़े हुए पेंशन के ऊपर मिला। अब देखिए आगे, जो सर्विस में थे, जो सर्विस में सोल्जर्स थे, जो हमारे सैनिक थे, उनको जो फॉर्मूला 2.57 मिला, वो किस पे मिला? जो वो ले रहे थे, उसमें तो कोई बढ़ोतरी नहीं हुई थी, वो तो वही ले रहे थे जो लेते आ रहे थे। अब पेंशनर को मिला 2.57 का फॉर्मूला ओआरओपी में बढ़े हुए पेंशन पर, और जो सर्विस में थे उनको कोई बीच में बढ़ोतरी नहीं थी, इसलिए उनको सिविल में जैसे बढ़ोतरी मिलती है उसी तरीके की बढ़ोतरी मिली। अब जाकर के क्या हुआ, 7वें पे कमीशन के बाद जो पेंशन आए हैं उनका जो पेंशन निकला, वो निकला दोस्तों ओआरओपी में जो 2.57 का फॉर्मूला लेके पेंशनर आए थे उससे भी कम निकला। जी हाँ, जेसीओज के केस में ये हुआ है, और जवानों के केस में भी बहुत ज्यादा बढ़ोतरी इसीलिए नहीं हुई क्योंकि पेंशनर को ओआरओपी लागू होने के बाद 2.57 का फॉर्मूला मिला, जिससे पेंशन में बढ़ोतरी तो हो गई, लेकिन जो सर्विस में थे, वो सर्विस में जो थे उनके लिए दोस्तों जो वो ले रहे थे उसी हिसाब से उसी में 2.57 का फॉर्मूला मिला। तो 2016 के बाद जितने भी पेंशन आ रहे हैं उनका पेंशन में कमी है, यही कारण है, और ये चीज ओआरओपी 3 में और ज्यादा इफेक्ट करेगा, जिस वजह से एवरेज पेंशन कम रहेगा। अब मैं बात कर रहा हूं थर्ड पे कमीशन की। क्यों मैं थर्ड पे कमीशन को इसके बीच में ला रहा हूं? क्योंकि दोस्तों थर्ड पे कमीशन में आपने कोसियारी कमेटी की रिपोर्ट में देखा कि थर्ड पे कमीशन से हमारा जो सिविलियन और फौजियों का जो है इकट्ठा कर दिया गया पेंशन का, पेमेंट का पूरा फॉर्मूला को। क्योंकि दोस्तों थर्ड पे कमीशन से पहले फौज के लिए अलग पे कमीशन होता था। जी हां, और ये ऑन रिकॉर्ड है। आप अगर गूगल में भी सर्च मार के ढूंढेंगे तब भी मिलेगा कि तीसरा पे कमीशन फौज के लिए पहला पे कमीशन था, इसलिए उससे पहले फौज का रिवीजन अलग तरीके से होता था, जिस वजह से वन रैंक वन पेंशन का फायदा फौज को मिलता रहता था। क्योंकि फौज को अगर वन रैंक वन पेंशन दे दिया और आगे पे कमीशन अगर आप सिविल के हिसाब से उनको लगा दिया, तो जैसे ही आगे वन रैंक वन पेंशन देना होगा उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। क्योंकि अगर आप सिविल के हिसाब से अगर 7वां पे कमीशन, 8वां पे कमीशन अगर फिक्स करेंगे, तो दोस्तों वन रैंक वन पेंशन में जो फायदा मिला वो कहीं ना कहीं घाटे में चला जाएगा। इस वजह से दोस्तों तीसरे पे कमीशन से पहले जो फॉर्मूला था फौज के लिए अलग से पे कमीशन लाने का, उसको जब तक नहीं लाया जाएगा तब तक ओआरओपी का ग्राफ नीचे ही चला जाता रहेगा। इस चीज को समझना पड़ेगा, सभी को समझना पड़ेगा। इस वजह से फौज के लिए अलग पे कमीशन जरूर होना चाहिए दोस्तों, नहीं तो ओआरओपी जैसे आगे बढ़ता जाएगा, ओआरओपी 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, वो ग्राफ वैसे नीचे चला जाता रहेगा। क्योंकि पेमेंट में बढ़ोतरी जो होगी वो बगैर ओआरओपी के होगी। जो नॉर्मल सिविल का पेमेंट जो एम्प्लॉय ले रहा है उसी हिसाब से फौज का भी एम्प्लॉय लेगा,
और जो पेंशनर को बढ़ोतरी मिलेगी वो लेगा ओआरओपी के हिसाब से। तो इस वजह से जितना बाद वाला पेंशनर होगा वो पुराने पेंशनर से कम पेंशन लेके आता रहेगा और ओआरओपी में इसी वजह से एवरेज पेंशन में कटौती होती रहेगी दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इसी एनालिसिस और इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी रहे आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।